क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। वायरल मॉडल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उपयोग किया था। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने उपयोग किया था, यह बताना है। देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, कार्ल इरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। और कब किया था पूछ ले कहीं, तो 1917 में। कब किया था, तो 1917 में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। उपदंश क्या होता है, उपदंश माने सिफिलिस होता है। उपदंश क्या है, सिफिलिस है। सिफिलिस को उपदंश कहा जाता है, चाहे उपदंश कहो चाहे सिफिलिस कहो अंग्रेजी में। तो सिफिलिस या उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम होता है। ट्रेपोनिमा पैलिडम। आपको बता दें कि यहाँ एसटीडी रोग, उपदंश क्या है, एसटीडी रोग होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, या फिर हिंदी में कहें तो यौन संचारित रोग होता है उपदंश, यानी कि यौन क्रियाओं से फैलता है। फिर अगला है, स्वतः जननवाद के समर्थक थे। स्वतः जननवाद के समर्थक कौन थे, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। स्वतः जननवाद के समर्थक थे, तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, वान हेलमांट स्वतः जननवाद के समर्थक थे। स्वतः जननवाद का मतलब यह होता है कि इन्होंने इसमें बताया कि स्वतः पैदा हो जाते हैं जीव स्वतः पैदा हो जाते हैं, अपने आप पैदा हो जाते थे। और जो वान हेलमांट थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने दावा किया था, क्या दावा किया था, कि अगर पसीने से कमीज भींची है, जैसे ये कमीज है, मान लीजिए ये कमीज है, और ये कमीज अगर पसीने से भीगी है, ये मान लीजिए कमीज है, इन्होंने कहा अगर ये कमीज है और ये कमीज पसीने से भीगी है, पसीने से भीगी हुई हो, और इसमें क्या गेहूं लपेट दिया जाए, गेहूं के दाने लपेट करके बांध कर रख दिया जाए, तो कुछ दिनों बाद चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं के दानों के साथ अंधेरे स्थान में रखने से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया कि स्वतः जनन हो जाते हैं जीव। तो वान हेलमांट ने बताया था ये। फिर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। पहले का लास्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता है, बाज, शेर, मृग, भेड़िया। प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से कौन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, मृग प्राथमिक उपभोक्ता होता है। फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 नंबर में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 खंड होते हैं 1-1 नंबर के। पहला है, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। आपको बता दें कि पुनः किसने किसे खोजा था मेंडलवाद को, तो सन 1900 में खोजा था पुनः, 1900 में। और कौन कौन थे, हालैंड के वैज्ञानिक हुंगो डिवरीज थे। हालैंड के वैज्ञानिक हुंगो डिवरीज थे। और जर्मनी के वैज्ञानिक थे कौन, जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस थे। और एक जगह के वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे कौन, एरिक वान शरमैक। तो 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद को पुनः खोजा था। सन 1900 में हालैंड के वैज्ञानिक हुंगो डिवरीज, जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एरिक वान शरमैक। एरिक वान शरमैक ने मेंडलवाद को खोजा था। फिर अगला है, पृथ्वी का फेफड़ा किस वन क्षेत्र को कहते हैं, यह कहाँ स्थित है। पृथ्वी का फेफड़ा किस वन क्षेत्र को कहा जाता है और यह कहां पर स्थित है, तो आपको बता दें, अमेजन के जो जंगल हैं, उन जंगलों को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? अगर ये प्रश्न कहीं पूछ लेता तो बता देते क्योंकि पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन या O2 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पृथ्वी पर पूरी ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन यही अमेजन के जंगल ही करते हैं। और आपको बता दें कि जो अमेजन के ये जंगल हैं, अमेजन के जंगल के बीचों बीच अमेजन नदी गुजरती है। जो अमेजन नदी है ये अमेजन जंगल के बीचों बीच से गुजरती है। और फिर कहा गया है ये कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें ब्राजील, यानी कि जो अमेजन के जंगल हैं ये कितनी दूर तक फैले हुए हैं? ब्राजील में, सूरीनाम फ्रेंच हो जाएगा, गुयाना है, और एक है इक्वेडोर ऐसे करके है, इक्वेडोर करके है, और वेनेजुएला आदि देशों तक ये फैला है। ये जो अमेजन के जंगल हैं आदि देशों तक फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा हिस्सा जो अमेजन के जंगल हैं इसका सबसे ज्यादा हिस्सा ब्राजील में ही पड़ता है। इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा 1 नंबर का। फिर अगला है प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए जो बैक्टीरिया होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरियल डीएनए है। ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए होता है जो इसका खुद का डीएनए है। और एक और इसमें डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ बैक्टीरिया में एक पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। अब प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं कहा गया है, 2 विशेषताएं बताना है। तो ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, ये बता सकते हैं आप। जो प्लाज्मिड है ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। और दूसरा आप बता सकते हैं कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये इनमें प्लाज्मिड में विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होते हैं जिसमें वांछित जीन निवेशित किया जाता है। वांछित जीन निवेशित किया जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो इस तरह से इसका बता सकते हैं। और भी आप इसमें बता सकते हैं कि इनमें प्रतिलेखन आरंभ करने की क्षमता होती है, कई सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। फिर अगला है टेपिटम क्या है? देखिए जब भी हम परागकोश जो होता है, अगर परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखें तो देखिए ये इस तरह से परागकोश की अनुप्रस्थ काट होती है। और इस पे ये जो लघु बीजाणु धानी होती हैं, लघु बीजाणु धानियों में एक परत पाई जाती है, एक कोशिकीय परत जो होती है नीचे तक, इसे टेपिटम कहा जाता है। और इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है लघु बीजाणु धानी में। तो जो टेपिटम है इसकी परत लघु बीजाणुओं को या बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। जो बढ़ते हुए परागकण होते हैं इनको पोषण देने का कार्य करती है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि परागकोश की लघु बीजाणु धानी में एक परत है जो बढ़ते परागकणों को पोषण देती है, उसे ही टेपिटम कहा जाता है। परागकोश की लघु बीजाणु धानी में एक परत होती है जो बढ़ते परागकणों को पोषण देती है, उसे ही टेपिटम कहा जाता है। इस तरह से 1 नंबर है, 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर अगला है गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार गर्भधारण को रोकती हैं? तो इसका आंसर होगा गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं या गर्भ निरोधक जो दवाएं होती, गर्भ निरोधक गोलियां प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन गर्भ निरोधक गोलियां प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का संयोजन होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को मिलाकर बनती हैं। इन दोनों के सहयोग से गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं। और आपको बता दें ये अंडोत्सर्ग
सर्ग और भ्रूण रोपण ये संदमित करती हैं। संदमित का मतलब होता है निषेध करती हैं, यानी कि अंडोत्सर्ग नहीं होने देती हैं, भ्रूण को रोपित नहीं होने देती हैं, इम्प्लांटेशन उसका नहीं होने देती हैं। तो इस तरह से हो जाएगा गर्भनिरोधक गोलियां गर्भधारण को इस तरह से रोक देती हैं। फिर अगला है परख नली शिशु से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए आपको बता दें, तो देखिए इसका आंसर यहां देख लेते हैं। ऐसी परख नली शिशु वाला, तो ऐसी तकनीक जिसमें बंध दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, उसे ही परख नली शिशु कहा जाता है। परख नली शिशु कहा जाता है, शिशु कहते हैं। ऐसी तकनीक जिसमें बंध दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान पाने का सुख मिलता है, उसे ही परख नली शिशु कहा जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। बंध दंपत्ति का मतलब यह हुआ कि ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनके संतान नहीं हो रही किसी कारणवश, तो ऐसे दंपतियों को संतान का सुख किस विधि से प्राप्त होता है, तो परख नली शिशु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो समझ गया कि परख नली शिशु क्या है, मतलब ऐसी तकनीक जिसमें कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, ये भी बता सकते हैं। अथवा लिख दीजिए, बहुत ही सरल परिभाषा है। ऐसी तकनीक यानी परख नली शिशु कैसी तकनीक है, ऐसी तकनीक जिसमें स्त्री का कृत्रिम गर्भाधान होता है, गर्भाधान किया जाता है, उसे ही परख नली शिशु कहा जाता है। ऐसी तकनीक जिसमें स्त्री का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उसे ही परख नली शिशु कहा जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसका क्या महत्व है कहा गया है, तो देखिए सबसे बड़ा तो यही महत्व है कि जो बंध दंपत्ति होते हैं उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसी स्त्रियां जिनमें किसी शारीरिक दोष के कारण वो निषेचन नहीं कर पाती हैं, कोई स्त्री है उसके शरीर में कोई शारीरिक दोष है तो वो निषेचन नहीं कर पाती है, और निषेचन नहीं कर पाती है तो यह तकनीक उनके लिए वरदान है। जो परख नली शिशु है ये इनके लिए वरदान का कार्य करती है, वरदान है, क्योंकि इसी के माध्यम से उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा, जल विद्युत कण संचलन तकनीक द्वारा डीएनए का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। आपको बता दें, एगारोज जेल कहां से प्राप्त होता है, एगार शैवाल से, जो समुद्री शैवाल है एगार उससे एगारोज जेल प्राप्त होता है। तो एगारोज जेल द्वारा डीएनए के कटे खंडों को किससे काटा गया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से या आणविक कैंची से काटा गया था। तो कटे खंडों को उनके अमाप के अनुसार अलग अलग करने की तकनीक को जल विद्युत कण संचलन कहा जाता है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। एगारोज जेल के द्वारा डीएनए के कटे खंडों को उनके अमाप के अनुसार अलग अलग करने की तकनीक ही जेल विद्युत कण संचलन कहलाती है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। कहा गया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल विद्युत कण संचलन तकनीक द्वारा डीएनए का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। तो अभी तो मैंने केवल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की परिभाषा बताई है, अब कहा गया है कि किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इस तकनीक में एक विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणावेशित डीएनए, भाई डीएनए क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ऋणावेशित डीएनए खंडों को
एनोड की तरफ गति करवाया जाता है या गति करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यहां से। इस तकनीक में एक विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी विद्युत भी उसमें कनेक्ट होता है, विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणावेशित डीएनए खंडों को एनोड की तरफ गति करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए इसमें इस तरीके की एक ट्रे जैसा होता है, ऊपर यहाँ पर विद्युत वाला क्षेत्र होता है, कैथोड एनोड लगा दिए जाते हैं यहाँ से करंट द्वारा, और इसमें वेल होती हैं, इनमें सैंपल को भर देते हैं और फिर इसको ऑन करते हैं। तो इस पे एगारो जेल पड़ा रहता है। तो बड़े खंड पहले रह जाते हैं और छोटे खंड बाद में, बड़े खंड पहले रह जाते हैं, छोटे खंड धीरे धीरे जो छोटे हैं दूर में चले जाते हैं। तो अपने आकार के अनुसार, अमाप के अनुसार ये अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इसी क्रिया को यहाँ पर इस तरह से पृथक्करण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है तीसरे का तीसरा, हॉट स्पॉट क्या है? भारत में किसी एक हॉट स्पॉट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हॉट स्पॉट क्या है आपको बताते हैं, बहुत ही सरल सी परिभाषा बता देते हैं, कहीं नहीं आपको मिलेगी। पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं, चाहे आप दोनों मिलाकर जीवों लिख दीजिए, पृथ्वी पर जीवों, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? पृथ्वी पर जीवों, या फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं की दुर्लभ यानी कि जो नहीं मिलती है, बहुत कम है, दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। देखिए पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। यानी ऐसे पादप जो बिल्कुल खो रहे हैं, खोने वाले हैं, बिल्कुल कहीं मिलते नहीं, थोड़े ही बचे हुए हैं, और उन थोड़े जंतु की जहां पर घनी आबादी है, जहां पर बहुत सारे जीव रह रहे हैं दुर्लभ प्रजातियों वाले, ऐसी आबादी वाले क्षेत्रों को तप्त स्थल कहा जाता है या हॉट स्पॉट कहा जाता है। तप्त स्थल कहो हिंदी में, चाहे हॉट स्पॉट अंग्रेजी में कह दो। फिर कहा गया है कि भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत में पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट का कर देते हैं वर्णन। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, ये भारत का हॉट स्पॉट है, इसका वर्णन करते हैं। तो यह लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है, 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है यह लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? फिर कर्नाटक आता है इसमें, महाराष्ट्र आता है इसमें, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ये 4 राज्य तो मुख्य रूप से इसमें आते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल आदि। और इसमें हरे भरे जंगल व सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में हरे भरे जंगल व सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। और इसमें साइलेंट वैली जो साइलेंट वैली है ये मुख्य हॉट स्पॉट होता है। फिर अगला है मेंडल के युग्मकों की शुद्धता तथा स्वतंत्र अभिवन नियम पर प्रकाश डालिए। चलिए पहले युग्मकों की शुद्धता के नियम को बताते हैं, फिर स्वतंत्र अभिवन के नियम को बताते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, 2 ही नंबर का है, लेकिन फिर भी आपको जल्दी से बता देते हैं। पहले युग्मकों की शुद्धता, जो युग्मकों की शुद्धता है इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। चाहे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहो, चाहे पृथक्करण का नियम कहो, चाहे विसंयोजन का नियम कहो। तो इसमें मेंडल ने किया क्या था, शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, ये शुद्ध लंबे पौधे थे मटर के, और इधर शुद्ध बौने पौधे मटर के लिए थे, शुद्ध बौने पौधे मटर के लिए थे। दोनों के बीच में संकरण कराया था, संकरण कहो चाहे क्रॉस कह दो अंग्रेजी में, संकरण कराया था। और संकरण कराने पर इन्हें जितने भी पौधे यहाँ पर प्राप्त हुए सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे,
संकर लंबे पौधे इन्हें प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी में, ये P1 पीढ़ी थी। और इसके बाद में इन्होंने सोचा कि चलिए स्वपरागण कराते हैं, इसकी दूसरी पीढ़ी को चेक करते हैं। तो इन संकर लंबे कोई दो पौधे लिए, उन दोनों संकर लंबे पौधों के बीच में स्वपरागण कराया और स्वपरागण कराने पर इन्हें शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात या जीनोटाइप अनुपात क्या मिला? 1:2:1। यानी एक शुद्ध लंबा पौधा था, यानी 25% शुद्ध लंबे पौधे थे, 50% संकर लंबे पौधे थे और 25% शुद्ध बौने पौधे थे। अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाता और अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाता तो 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे थे, इसलिए 3:1 का अनुपात हो जाएगा। तो ये हो गया युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि युग्मक फिर से शुद्ध रूप में प्रकट हो गए दूसरी पीढ़ी में, पृथक हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए पृथक्करण का नियम हो गया। अब देखिए स्वतंत्र अभिवन के नियम को समझा देते हैं। स्वतंत्र अभिवन के नियम को देख लेते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया था? बीजों पर प्रयोग किए थे। तो गोल व पीले बीज लिए थे, पीले बीज, और इधर झुर्रीदार व हरे बीज लिए थे। मटर के गोल व पीले बीज लिए, इधर मटर के झुर्रीदार व हरे बीज लिए। अब इसको कैपिटल RR कैपिटल YY मान लेते हैं और इसको स्मॉल RR स्मॉल YY मान लेते हैं। दोनों के बीच में संकरण कराया या क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर इन्हें F1 पीढ़ी में इन्हें संकर बीज प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो यहाँ से चेकर बोर्ड बना लेते हैं। इस तरह से एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहाँ नर और मादा हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ से भी 1 2, ये 4 हो जाएंगे। इस तरह से अब इसके गैमीट्स को निकाल देते हैं। आपको बताते हैं गैमीट्स कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r है, कैपिटल Y स्मॉल y है। तो गैमीट्स निकालने के लिए इनके अलग अलग करके इनको जैसे संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, वैसे करवा दीजिए। तो ये कैपिटल R कैपिटल Y आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए कैपिटल R कैपिटल Y, और इसके बाद में इसका और इसका करवाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल y आ जाएगा। तो यहाँ कैपिटल R स्मॉल y लिख देते हैं, और इसके बाद में इसका और इसका करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्मॉल R स्मॉल y आ जाएगा। तो स्मॉल R स्मॉल y यहाँ लिख देते हैं। ये इसी जो गैमेट्स निकाले गए इन्हीं को यहाँ भी लिख देते हैं। कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब इसको और इसको मिलाकर यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R साथ लिख दीजिए, स्मॉल y साथ, कैपिटल Y साथ लिख दीजिए, और फिर यहाँ कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। फिर ये और ये यहाँ रखेंगे, ये वाला और ये वाला। तो कैपिटल R स्मॉल r और यहाँ देखिए कैपिटल Y हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसी तरह से करेंगे। इन सब का इस तरह से जल्दी हम भर लेते हैं। इस तरह से निकल आया है। अब इसमें लिखना होगा कि गोल और पीला कौन है। देखिए ये कैपिटल है तो गोल व पीले हो जाएंगे, गोल व पीले हो जाएंगे। ये भी गोल व पीले हो जाएंगे। कैपिटल और स्मॉल होगा तब भी गोल व पीले, गोल व पीले। ये भी गोल व पीले हो जाएंगे, गोल व पीले हो जाएंगे। इसमें भी कैपिटल है और स्मॉल कैपिटल के साथ में लगा हुआ है तो गोल व पीले हो जाएंगे, गोल व पीले हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये गोल तो है लेकिन यहाँ स्मॉल y है। तो स्मॉल y यहाँ किस लिए था? तो गोल के साथ में हरा था, तो यहाँ गोल व हरे हो जाएंगे, गोल व हरे हो जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा गोल व पीले, कैपिटल Y स्मॉल y साथ साथ लगा कैपिटल R, तो गोल व पीले हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा गोल व हरे, गोल व हरे हो जाएंगे। ये वाला भी ऐसे सारा कुछ भर लेते हैं जल्दी से। आप देखिए गिन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल व पीले बीज,
पीले बीज, ये कितने हैं? 9 आ जाएंगे। और इसी तरह से गोल व हरे, ये हो जाएंगे। फिर झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार पीले हो जाएंगे। फिर हो जाएगा झुर्रीदार व हरे, तो झुर्रीदार हरा केवल एक ही है, एक हो जाएगा। इस तरह से 9:3:3:1 आएगा। 9:3:3:1, ये फिनोटाइप अनुपात इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ये स्वतंत्र अभ्युवन का नियम है या द्विसंकर क्रॉस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया है। अब है द्विनिषेचन से क्या तात्पर्य है, इसकी खोज किसने की थी। देखिए चित्र के माध्यम से इसको आपको हम समझा देते हैं कि द्विनिषेचन क्या होता है। ये एक भ्रूण कोश बना लेते हैं। यहां पर प्रतिमुख कोशिकाएं हो जाएंगी, ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। यहां पर द्विगुणित केंद्रक हो जाएगा, द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा। और यहां पर ये सहायक कोशिकाएं दोनों होती हैं, सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी। यहां पर अंड कोशिका बीच में होती है, ये अंड कोशिका हो जाएगी। मान लेते हैं कि इधर से पराग नलिका आ रही है, तो पराग नलिका में ये 2 नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक। और जब ये दोनों नर युग्मक इस भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, संलयित होता है, तो इसे निषेचन कहते हैं। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से जाकर संलयित होता है तो इसे निषेचन कहा जाता है। और फिर दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। और इसकी खोज नवासिन ने की थी, नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। और द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो देखिए जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है और दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है, तो चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। और इसकी खोज नवासिन ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए चौथा है, चौथे का पहला, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए एक प्रारूपिक बीजांड बनाना आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देते हैं। एक यहाँ पर आप इस तरह से अंडे जैसी आकृति बनाइएगा और अंडे जैसी आकृति में प्रतिमुख कोशिकाएं, यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक, सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका बना देना। फिर इसके ऊपर ये आधा अंडा, आधे अंडे से ज़्यादा थोड़ा बना देना, ऊपर तरफ नहीं मिलाना है, इस तरह से। और इसके बाद में यहीं से एक गेट, यानी इसका इस तरह से बना देना, इस तरह से। और यहीं से एक और दूसरा अध्यावरण इस तरह से जोड़ देंगे और इसको इधर से ला करके यहाँ मिला देंगे, ये नीचे तक ले आएंगे। इस तरह से ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना बन जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, दोनों अध्यावरण हो जाएंगे। अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण हो जाएगा, ये अंतः अध्यावरण हो जाएगा, ये बीजांड काय हो जाएगा, बीजांड काय हो जाएगा, ये निभाग हो जाएगा, यहाँ पर हाइलम हो जाएगा, हाइलम या नाभिका भी कहा जाता है, हाइलम को नाभिका हो जाएगी। ये बीजांड द्वार हो जाएगा, बीजांड द्वार। और यहाँ पर रैफी होती है, इसको रैफी लिख देंगे। ये बीजांड वृंत है, बीजांड। इस तरह से एक प्रारूपिक बीजांड बना देंगे। अब फिर अगला है, और इसके बारे में जैसे मैंने बताया है ऐसे ही लिख देना है। फिर अगला है 4 का खा, जीव संख्या के पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो जीव संख्या का पिरामिड है, जीव संख्या का जो पिरामिड होता है, इस पिरामिड में वास्तव में होता क्या है कि इसमें उत्पादक व उपभोक्ताओं, उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्या का ग्राफीय निरूपण है, या ग्राफीय निरूपण जीव की संख्या के आधार पर होता है।
आधार पर होता है। यानी कि जो जीव संख्या के पिरामिड हैं, इनमें उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्या का ग्राफीय निरूपण जीव संख्या के आधार पर होता है, जीव संख्या के आधार पर। और इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वो सीधा भी होता है या फिर उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी और उल्टा भी हो सकता है। देखिए आपको एक यहाँ पर पिरामिड हम बनाकर दिखा देते हैं दूसरे कागज पर। देखिए इस तरह से आप पिरामिड भी बना दीजिएगा, अच्छा सा ऐसे करिएगा। यहाँ पर देखिए घास हो जाएगी, ये बहुत सारी घास उगी हुई होगी, यहाँ पर बहुत सारी घास है, ये घास हो जाएगी, हरी घास हो जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद दूसरे में आप दिखा सकते हैं कि जैसे 3 खरगोश हैं, 3 खरगोश, क्योंकि संख्या दिखाना है, यहाँ पर 3 खरगोश हैं, यहाँ पर 2 भेड़िया दिखा दीजिएगा, 2 भेड़िया हो जाएंगे, यहाँ पर 1 शेर दिखा दीजिएगा। इस तरह से जीव संख्या का पिरामिड हो जाएगा। संख्या दिखाना है, यहाँ पर घास बहुत सारी है, यहाँ पर 3 खरगोश हैं जो घास को खाते हैं, यहाँ पर 2 भेड़िया हैं जो खरगोशों को खा जाते हैं, और यहाँ पर 1 शेर है जो भेड़िया को खा जाता है। तो ये खरगोश हो जाएंगे, ये उपभोक्ता हो जाएंगे प्राथमिक, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इस तरह से जीव संख्या का पिरामिड बना देंगे और ये जो मैंने बताया है इस तरह से लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर अगला है चौथे का गा, प्रतिरक्षी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो प्रतिरक्षी है इसकी संरचना का सचित्र वर्णन करना है। आइए इसका हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाना होगा। बिल्कुल इसका शॉर्ट ले लीजिए और प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाकर 2-3 लाइनें 4 लाइनें इसी के बारे में लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए फिर चौथे का अगला है, संयोजी कड़ी किसे कहते हैं, किन्हीं 4 ऐसे जंतुओं के नाम बताइए। संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें, ऐसे जंतु जिनमें 2 समूहों के लक्षण, ऐसे जंतु जिनमें 2 समूहों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें संयोजी कड़ी कहा जाता है। संयोजी कड़ी कहा जाता है। ऐसे जंतु जिसमें 2 समूहों के लक्षण होते हैं उसे ही संयोजी कड़ी कहा जाता है। जैसे आर्कियोपेटेरिक्स, जो आर्कियोपेटेरिक्स है ये सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स होता है। ऐसे ही प्लेटिपस जो होता है ये सरीसृप व स्तनधारी के बीच की कड़ी है। सरीसृप व स्तनधारी के बीच की कड़ी है प्लेटिपस, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। ऐसे ही युगलीना जो होता है वो पौधे व जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधे व जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है, तो युगलीना होता है। ऐसे ही जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, ये जीवित व निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो इस तरह से 4 मैंने बता दिए हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 का पहला, परिवार नियोजन की किन्हीं 3 प्राकृतिक विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए परिवार नियोजन की 3 प्राकृतिक विधियां बताना है। आप एक बता सकते हैं स्तनपान अनार्तव। इसमें क्या होता है कि जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग व आर्तव चक्र जो होता है वो शुरू नहीं होता है। जितने दिन शिशु माता का दूध पिया करता है तो अंडोत्सर्ग भी नहीं होता है और आर्तव चक्र भी शुरू नहीं होता है। तो एक तो ये सुरक्षित काल माना गया है, एक विधि ये हो जाएगी, प्राकृतिक विधि है। और दूसरा आप इसमें बता सकते हैं कि शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने न दिया जाए, शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने न दिया जाए, यानी कि लैंगिक मैथुन के समय शुक्राणुओं को अंडाणुओं से ना मिलने दिया जाए। तो ये भी एक प्राकृतिक विधि ही हो जाएगी। और इसी के साथ आप तीसरा बता सकते हैं कि जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग के संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद संभोग न करें।
संभोग ना करें। अंडोत्सर्ग के संभावित दिन से, जो संभावित दिन होते हैं उसके 3 दिन पहले से और 3 दिन बाद संभोग ना करें। कहने का मतलब यह है कि 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग ना करें। 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच संभोग ना करें। तो इस तरह से प्राकृतिक विधियां हो जाएंगी परिवार नियोजन करने की। 5 का खा है, गोबर गैस क्या है, इसके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। देखिए जो गोबर गैस है इसे बायोगैस भी कहा जाता है। बायोगैस भी कहा जाता है। गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं। और आपको बता दें जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस कई गैसों का मिश्रण होती है। कई गैसों का मिश्रण होती है। गोबर गैस कई गैसों का मिश्रण होती है। अब इसमें मुख्य रूप से कौन है, तो मुख्य रूप से मेथेन होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। तो मुख्य गैस तो मेथेन ही है इसमें। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। ये गैसें होती हैं। और फिर कहा गया था कि इनके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। तो जो यह गैस होती है, जो गोबर गैस है या बायोगैस है, या मेथेनोजन जो जीवाणु होते हैं, मेथेनोजन जो जीवाणु है या बैक्टीरिया हैं, इन्हीं के द्वारा यह गैस उत्पन्न होती है। मेथेनोजन जीवाणु द्वारा यह गैस उत्पन्न होती, चाहे गोबर गैस कहो चाहे बायोगैस कहो। और इसमें मुख्य रूप से जो मेथेनोबैक्टीरिया है, मेथेनोबैक्टीरियम है, इसके द्वारा गोबर गैस या मेथेन गैस उत्पन्न होती है। और आपको बता दें इस गैस से, जो गोबर गैस है, इससे क्या किया जाता है कि खाना भी बनाया जाता है, खाना भी पकाते हैं और प्रकाश भी करते हैं। प्रकाश भी किया जाता है और खाना भी पकाया जाता है। और बाद में जो कर्दम बचता है उसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस तरह से लिख देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन था, हो जाएगा। 5 का तीसरा है तुलनात्मक शारीरिकी से विकास के क्या प्रमाण मिलते हैं। तुलनात्मक शारीरिकी से विकास के क्या प्रमाण मिलते हैं कहा गया है। तो आपको बता दें कोई दो जीवधारी हैं, तो इन दोनों जीवधारियों की शारीरिक रचना को देखकर उनकी समानता को मिलाकर विकास का प्रमाण देखा जाता है। विकास के प्रमाण को देखा जाता है। जैसे चमगादड़ होती है, बाज है, व्हेल है, मानव है। इसके अग्रपादों की तुलना करके उनकी समानताओं का अध्ययन करके विकास के प्रमाण मिलते हैं। फिर अगला है स्थानांतरण आरएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए की संरचना का वर्णन करना है। देखिए जो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं ये स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए की संरचना बनी हुई है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए, देखिए वीडियो अपलोडेड है। फिर भी थोड़ा सा आपको बता दें कि जो टीआरएनए होता है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं टीआरएनए अणु की है, ये जो अणु है ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं। जो टीआरएनए अणु होते हैं ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं और एमआरएनए से जुड़कर अमीनो अम्लों को जो करते हैं श्रृंखला में फिट करते हैं जाकर के। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। फिर 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। तो इसे सेंट्रल डोगमा भी कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। जो अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत है
इसे सेंट्रल डोग्मा भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन निर्माण होती है, प्रोटीन बनती है। देखिए इसमें होता क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डीएनए, बड़ा सा लगाते हैं एरो, यहाँ लिखते हैं आरएनए और फिर बड़ा सा एरो लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रही है, तो इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। और देखिए डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन कहलाती है या द्विगुणन कहलाती है, द्विगुणन। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है और डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन कहो चाहे अनुलेखन कहो। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाती है, अनुवादन। देखिए सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण होता है। इसे ही अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। और आपको बता दें कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है या द्विगुणन कहलाती है और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है या अनुलेखन कहलाती है और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है या अनुवादन कहलाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाइए, देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दूसरा है मिलर का प्रयोग क्या था, इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था। देखिए आपको बता दें, जो स्टैनले मिलर थे, स्टैनले मिलर और इनके गुरु थे, गुरु कौन थे, यूरे। स्टैनले मिलर ने अपने गुरु यूरे के साथ मिलकर के जो पृथ्वी पर आद्य वातावरण था, पृथ्वी पर जो शुरुआती लक्षण थे, जैसे शुरुआती पृथ्वी थी, आद्य वातावरण था, बिल्कुल वैसे ही वातावरण बनाया। पृथ्वी के शुरुआती वातावरण जैसा माहौल क्रिएट किया, माहौल बनाया अपने यंत्र में। ये जो यंत्र इन्होंने बनाया था उसमें पृथ्वी के शुरुआती लक्षणों जैसा बनाया माहौल बिल्कुल, और वैसा ही माहौल बनाकर कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों को बनाया और बताया कि कार्बनिक यौगिक पहले ऐसे ही बने होंगे। कार्बनिक यौगिक इनमें एमिनो अम्ल जो हैं, एमिनो एसिड ऐसे ही बने होंगे। ये चीज स्टैनले मिलर ने बताया था, यानी जीवन की उत्पत्ति के बताया कि कार्बनिक यौगिकों से हुई है। फिर इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाइए, वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 का गा है, मानव नर जनन अंगों से संबंधित सहायक जनन ग्रंथियां या सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, संक्षेप में बताइए। नर में पुरुष होता है, नर कहो चाहे पुरुष कहो, तो इसमें सहायक जनन ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और दूसरा काउपर्स ग्रंथि होती है, काउपर्स ग्रंथि। ये 2 प्रमुख ग्रंथियां नर में पाई जाती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इससे एक स्राव निकलता है। जो स्राव निकलता है वो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। जैसे स्राव निकलता है वो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। और ये स्राव कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय द्रव निकलता है और ये शुक्राणुओं को सुगमता प्रदान करता है, दौड़ने में सहायता करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय करता, कह लीजिए शुक्राणुओं को सक्रिय करने का काम करता है। और जो काउपर्स ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि से क्षारीय द्रव निकलता है, क्षारीय द्रव स्रावित होता है काउपर्स ग्रंथि से। और आपको बता दें, ये जो द्रव होता है ये मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, चिकनाई प्रदान करता है। इस तरह से बता देंगे और डिटेल से हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष जीन अंतरण की किन्हीं 3 विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रत्यक्ष जीन अंतरण यानी डायरेक्ट जीन को प्रवेश करा दिया जाए तो 3 विधियां हो जाएंगी। एक जीन गन हो जाएगी, जीन गन। दूसरा हो जाएगा
माइक्रो इंजेक्शन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा उसमें झटका। तो ये 3 विधियां हो जाएंगी। इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से देखिए, पूरा अपलोडेड है, जाकर के देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, इसको ऐसे ही नहीं समझाया जा सकता पूरा। फिर अगला है 7 नंबर। तो 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और इन लॉन्ग क्वेश्चन को 3 पेज लिखना होगा आपको चित्र सहित। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देखिए, युग्मक जनन से क्या तात्पर्य है? शुक्राणु जनन की प्रमुख प्रावस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको यहीं पर बता दें, लिख कर रख लीजिए, युग्मक जनन में चाहे अंड जनन आ जाए परीक्षा में, चाहे शुक्र जनन आ जाए, आएगा जरूर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुक्र जनन और अंड जनन या फिर युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है? तो बताएंगे कि जो अंडाशय है, स्त्री में अंडाशय, पुरुष में जो वृषण है, तो अंडाशय या वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से, जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणु या शुक्राणु बनने की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है, या युग्मक बनने की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। अब शुक्र जनन क्या है? तो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन, और अंडाणुओं के बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। यहाँ पर फिलहाल शुक्र जनन को बताना था। तो ये पूरा वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां आप वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बता सकते हैं। वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी में पुरुष की नसबंदी होती है, जिसमें पुरुष के शुक्रवाहिनी को शल्य क्रिया के द्वारा काटकर बांध दिया जाता है, शल्य क्रिया द्वारा काटकर बांध देते हैं, तो पुरुष की नसबंदी हो जाएगी, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है, इसलिए परिवार नियोजन हो पाता है। और फिर इसी तरह से स्त्रियों में नसबंदी या नलबंदी होती है, जिसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, तो अंडे तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन नहीं होता, परिवार नियोजन हो जाता है। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होगा, इसलिए। हालांकि इतना बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 नंबर का है, 3 पेज आपको लिखना होगा। तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला ह्यूमुलिन क्या है? इसका निर्माण जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार किया जाता है? तो कृत्रिम रूप से जो ह्यूमुलिन प्राप्त किया जाता है, इसको मैंने बताया है कि किस तरह से प्राप्त करेंगे, पूरी प्रक्रिया बताई है, जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपे रिन की परिकल्पना, ओपे रिन परिकल्पना हो, चाहे लैमार्कवाद हो, चाहे डार्विनवाद हो, परिवर्तनवाद हो, चाहे मेंडलवाद हो, सब कुछ हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। डालिएगा यूट्यूब पर बायोलॉजी साइंस SK और सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। फिर अगला है RNA निर्माण के विभिन्न चरणों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर RDNA होता तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता, RDNA। फिर अगला है जीन नियमन के लैक ओपेरांड मॉडल को, देखिए लैक ओपेरांड मॉडल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार कर लीजिएगा। तो आशा है आपको पूरा मॉडल पेपर अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।